देव बोला, इसलिए खुद को रोककर मैं तुम्हें अपने दिल की बात खुलकर बताने आया हूँ, ताकि तुम्हारे मन में कोई भी शिकायत न रह जाए। मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नाराज़गी दिख रही है, वह मुझे नहीं दिखनी चाहिए। वेदिका ने अपना मुंह फुला लिया। वहीं देव मुस्कुरा दिया। देव ने वेदिका की गर्दन पर हल्की सी फूंक मार दी, जिससे वेदिका का पूरा शरीर सिमट कर रह गया था। उसकी पकड़ देव की शर्ट पर कस गई थी। उसने दूर होने की कोशिश की, क्योंकि एहसास उसके लिए पहला था। यह सब महसूस तो देव भी पहली बार कर रहा था, पर उसको कुछ भी करके भी वेदिका को मनाना था और उसको ये यकीन दिलाना था कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी ज़िंदगी में देवका से ज़्यादा स्थान है। देव बोला, तुम्हारे लिए चंद लाइन्स हाजिर हैं वेदी। शायद उनसे ही तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं महसूस करता हूँ वह सच्चा एहसास है। क्योंकि तुम मानो ना मानो, मैंने तुमसे तुमसे भी ज़्यादा प्यार किया है। तुमने तो मुझे इज़हार कर दिया और तुमने तो हर बार ये दिखाया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पर मुझसे भी तो पूछो, मैंने मन ही मन तुमसे कितना प्यार किया है। मुझे पता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ा सा, पर अपनी फीलिंग तुम्हारे सामने जाहिर करनी चाहिए थी। यही सबसे बड़ी गलती है मेरी। पर क्या तुम्हें तुम्हारे जीवन में सक्सेसफुल होते हुए देखकर मुझे खुशी नहीं होती? मैं भगवान से दिन रात यही प्रेयर करता था कि प्लीज़ भगवान, आज भी बेदी मेरे प्यार का इज़हार मेरे सामने ना करे, वरना मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। क्योंकि तुम्हें नहीं पता, पर जब मैम कहते थे कि तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो और हर वक्त तुमको वो डांट लगाती थी, तो मुझ पर क्या बीतता था यह सिर्फ मुझे ही पता है। क्योंकि हर पल तुझे एक परी की तरह ट्रीट करता था, पर तुम मेरे लिए गुंडी बनती गई। कभी किसी लड़की को सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करने देती थी, जैसे वह मुझे तुमसे दूर कर रही हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। भले ही दूरियां कितनी भी थीं, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। बस तुम्हें दिखा तो यह कि मैं सिर्फ देवका के साथ हूँ और तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। पर कभी तुमने देखा मेरी आंखों में तुम्हारे लिए चाहत कितनी थी। हर पल तुम्हारे करीब आने के लिए तड़पता था। पर नहीं, तुमने तो मुझे कभी जानने की कोशिश ही नहीं की और इतने बड़े बड़े दावे कर गई कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे पता है मैं गलत हूँ और इसके लिए तुमसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ, क्योंकि तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया। पर मैंने तो किया है ना। जाने अनजाने गलती किसी से भी हो गई, पर हर्ट तो दोनों ही हुए हैं। वेदिका की आंखों में आंसू आ गए थे। यह सुनकर, यह देखकर देव ने बड़े ही प्यार से उसके आंसुओं को साफ किया और बोला, अभी सिर्फ तुम मेरी बातें सुनो, यह रोना धोना बाद में करना। फिर वो बोला, अगर तुम्हें रूठने का मन है तो मुझे मनाने का भी पूरा हक है, क्योंकि प्यार यह हक पूरा देता है। देव बोला, आई नो तुम्हें बुरा लगता है मुझे देवका के साथ देखकर, पर कभी अंकित को देखा है? कितना बेफिक्र रहता है वो। आज तक तो तुम्हें भी नहीं पता उन दोनों के बारे में। और फिर मुंह फुलाकर बोला, तुमने तो पूरे कॉलेज के सामने हमारी फीलिंग्स को उड़ा दिया। क्या यह सब सही था? तुम धीरे से आराम से आकर मुझसे कह सकती थी तो मैं तुम्हें समझाता, पर तुम्हें भी तो तुम्हारी ही भाषा में उत्तर देना था। वेदिका उसके गले लग गई और बोली, पर चाहे कुछ भी हो, गलती तो तुमने की है और हमारे प्यार का मजाक तुमने उड़ाया है। क्योंकि मैंने तो कैजुअली तुमसे अपने दिल की बात कही थी, जो कि किसी ने सुनी भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ हम दोनों ही थे। पर चिल्लाकर तो तुमने कहा था और तुमने मुझे इतने दिन रुलाया भी। उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाली। देव ने उसको अपनी बाहों में समेट लिया था। वेदिका बोली, पूरे कॉलेज के सामने अगर तुम अपने प्यार का इजहार करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए भी। और मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम देवका के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड हो और मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि सिर्फ मुझे ही तुम पर हक है, भले ही वह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी क्यों ना हो। देव शरारत से बोला, अच्छा जी, इतनी शर्तें अगर मैं ना मानूं तो? यह सुनकर वेदिका ने उसके सीने पर मुक्का मारा और उसकी शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो अपने दांतों को भींचते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम उसके साथ घूमते हो। अगर तुम्हें अपने सारे नखरे ना दिखाए तो मेरा नाम भी वेदिका नहीं। देव एकटक उसको देखने लगा। उसको इतनी शिद्दत से घूरते हुए देखकर वेदिका की आंखें झुक गईं। देव से ज़्यादा देर तक रहा नहीं गया।
वह अपने होठों की छाप वेदिका के होठों पर छोड़ देता है। वेदिका का दिल तेजी से धड़क उठा और गालों पर लाल रंग छा गया था। उसने जल्दी से देव को खुद से दूर किया और बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? जब तक तुम सबके सामने मुझे अपने प्यार का इजहार नहीं करते, तब तक मुझसे दूर ही रहना। और अब जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। वैसे ही अगले हफ्ते से पेपर शुरू हैं। देव ने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ने की कोशिश की, पर वेदिका अपने कमरे में भाग जाती है। देव उसके कमरे के बाहर जाता है और बोलता है, उसके लिए तुम्हें 1.5 साल का इंतज़ार करना होगा। यह सुनकर वेदिका की आंखें नम हो गईं। वो तुरंत अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, ऐसा क्यों? देव को वेदिका की मासूमियत पर बहुत ही प्यार आया। वो उसके करीब आकर उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, जब हमारी फेयरवेल पार्टी होगी और इस कॉलेज से विदा होकर इंटर्नशिप करने जाएंगे। वेदिका ने खुद को संभाला और बोली, जैसा तुम्हें करना हो वह कर लेना, पर तब तक मुझसे दूर ही रहना। मुझसे यह सब उम्मीद मत करना कि मैं पहले की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगी, क्योंकि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है और उसकी एक ही माफ़ी है। जब तुम अपने घुटने टेक कर सबके सामने रिंग लेकर मुझे प्रपोज़ करोगे, तभी मैं अपनी नाराज़गी को ख़त्म करूँगी, वरना पहले के जैसे रहना होगा जैसे अभी रह रहे थे। देव बोला, ठीक है, पर थोड़ा बहुत तो मैं तुझे तंग करूँगा और बात भी करूँगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना चलेगा। वेदिका ने उसकी बात पर कुछ भी जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद देव वहाँ से चला जाता है। वहीं वेदिका अपने कमरे में अपनी पढ़ाई करने लगी। अगले दिन कॉलेज में वेदिका का गेटअप आज भी इंडियन ही था। अपने बैगी कपड़े जैसे उसने छोड़ ही दिए थे। वो क्लासरूम में जाकर बैठ गई और तुरंत अपनी बुक निकाल कर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसको हिचकी आ जाती है। वह तुरंत अपनी बोतल को खोलकर पानी पीने लगती है। उसकी हिचकी नहीं रुकती है। उसको कंचन जी की बात याद आई, अगर हमें कोई याद करता है तभी हमें हिचकी आती है। इस समय में अगर हम उसका नाम लें तो हमारी हिचकी बंद भी हो जाती है। ये एक बार तो वेदिका बोली, ऐसा थोड़ी होता है, पर उसकी हिचकी बंद नहीं हुई तो मन ही मन बोली, मम्मा, पर उसकी हिचकी बंद नहीं हुई। उसने फिर अपने पापा का नाम लिया, फिर भी फ़र्क ना पड़ा। जिसको जानती थी उसने लगभग सभी के नाम ले लिए थे। तभी उसकी नज़र बाहर से आते हुए देव पर पड़ी, जो अपने फ़ोन में देखता आ रहा था। उसने अपने मन ही मन कहा, देवू, ये चमत्कार कहो या फिर किसी चीज़ का असर। तुरंत वेदिका की हिचकी बंद हो गई। उसने अपनी नज़रें बुक पर गड़ा दी ताकि देव उसको देख ना सके, पर देव की तिरछी नज़र तो वेदिका पर ही बनी हुई थी। वो अपनी और वेदिका की पिक्चर फ़ोन में देखते हुए आ रहा था। पर जैसे ही उसने वेदिका को देखा, जो हिचकी में उलझी पड़ी थी, यह देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने तुरंत अपना फ़ोन अपनी जेब में रखा और वेदिका के पास आकर बैठ जाता है और उसके कान के पास फुसफुसाकर बोला, मैं तुम्हारी हिचकी की नहीं, उल्टियों की वजह बनना चाहता हूँ। वेदिका के तो रेंगटे खड़े हो गए थे। देव को अपने करीब देखकर वह तुरंत पीछे होने लगी, पर देव ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया था। देव उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मैं कितनी अच्छी लाइन याद करके आ रहा था और तुम देखो, तुम तो गौर भी नहीं कर रही। वेदिका नासमझ सी बोली, अच्छा, तो तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? देव बोला, अच्छा, तुम्हें सच में याद नहीं मैंने क्या कहा है? वेदिका को मन ही मन सब कुछ पता चल गया था और उसकी लाली उसके चेहरे पर भी नज़र आ रही थी, पर उसने खुद को नॉर्मल ही रखा, क्योंकि देव के सामने वह खुद को ऐसे शर्म से लाल हुई नहीं दिखाना चाहती थी। वेदिका बोली, अगर तुम्हारा फ्लर्ट करना पूरा हो गया हो तो क्या मैं जाकर अपनी पढ़ाई कर लूँ? क्योंकि मुझे लगता है आज प्रोफेसर आने वाले ही नहीं हैं और मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की बजाय लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना चाहिए। देव ने अपना चेहरा लटका लिया और अपना हाथ उसकी कमर से हटा दिया और बोला, ठीक है, जाकर अपनी पढ़ाई करो। मैं तो चला अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास, वो तुम्हारे जितने नखरे नहीं करती है। यह सुनकर वेदिका को गुस्सा आया। वो कहने लगी, अच्छा, तो तुम उसके साथ भी फ्लर्ट करते हो और कुछ वह तुम्हें कहती भी नहीं है? तो भी मैं कहती हूँ, अगर तुम्हारे पास वह है तो तुम मेरे पास क्यों होते हो? देव उसकी जलन देखकर मुस्कुरा दिया। वह बोला, तुम्हारी ये जलन देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर तुम ऐसे ही जलती रहीं तो कुछ दिनों में जलकर राख होने वाली हो। वेदिका गुस्से से बोली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सपने थोड़े कम देखा करो। यह बोलकर उठकर जाने लगी। देव ने क्लास में देखा, जहाँ पर कोई नहीं था।
उसने तुरंत मौका देखकर वेदिका को पकड़कर दीवार के पीछे लगा दिया और बोला, पर जो चीज़ तुम दे सकती हो वह तो कोई भी नहीं दे सकता। फिर उसने अपना मुंह लटका लिया और बोला, पर तुम तो मुझसे नाराज़ हो और मुझसे दूर दूर जा रही हो। माना कि मुझे तुम्हें प्रपोज़ करना है, वह भी सबके सामने, पर उसके लिए नाराज़गी दिखानी ज़रूरी तो नहीं है ना। क्या मैं तुम्हारे दिल से निकल गया हूँ बेदी? देखो, आई एम सॉरी, मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए था। वेदिका कुछ कहने को हुई, तभी देव ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए बेदी, बस तुम मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वेदिका बोली, ठीक है, पर तुम मेरे सामने देवका की कोई बात नहीं करोगे। देव बोला, ठीक है, पर तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगी जैसे मैं तुम्हें करता था। वेदिका बोली, ठीक है, अब मैं जाकर पढ़ लूँ क्या? देव बोला, मैं भी चलता हूँ, चलो। उसके बाद दोनों लाइब्रेरी में चले जाते हैं। एक हफ्ते बाद उनके पेपर होना शुरू हो गए थे और उनके पेपर बहुत ही अच्छे गए थे। अब वह घर पर रहने लगे थे, पर वेदिका और देव के बीच कोई भी दूरी नहीं आई थी। देव ने पूरे तरीके से देविका को मना लिया था और उसे फ्लर्ट करने का भी एक मौका नहीं छोड़ता था। रिजल्ट भी आ गया था, जिसमें वेदिका के अब की बार देव से ज़्यादा नंबर थे। यह देखकर देव और वेदिका दोनों ही खुश थे। वहीं अंकित और देविका अपनी दुनिया में खुश थे। देव आज अपने घर पर ही था। वो सर्वेंट से कहता है, पापा नहीं आए क्या अभी तक? मैं जब भी घर आता हूँ मुझे तो वो कभी नज़र ही नहीं आते। इतना कौन सा बिजनेस हो गया जो उनको मेरा ख्याल ही नहीं रहता है, और उनके पास मेरे लिए वक्त भी नहीं है। अगर तुमने मुझे सारी बात डिटेल में नहीं बताई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। यह सुनकर वह सर्वेंट डर से कांपने लगता है। वह कहता है, छोटे मालिक, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बड़े मालिक तो कभी यहाँ पर आते ही नहीं हैं, बस कभी कभार आते हैं, वरना वह हमेशा बाहर ही रहते हैं। वो तो हमेशा फार्म हाउस पर रहते हैं। यह सुनकर देव का माथा गर्म हो गया। वो खाना खाने लगा। उसके बाद वह अपने पापा को फ़ोन लगाने लगा, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। यह देखकर देव ने मन ही मन फैसला किया कि वह फार्म हाउस जाकर अपने पापा से मिलेगा, क्योंकि उसने जब से कॉलेज ज्वाइन किया था तब से उसके पापा ने कभी अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई थी। वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है, जो शहर से थोड़ा दूर था, जहाँ पर सिर्फ शांति थी। उसने अपनी गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रोकी और अपनी चाबी गार्ड को पकड़ाकर अंदर चला जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर वो एक पल के लिए ठिठक जाता है। एक अधेड़ उम्र का आदमी एक लड़की के ऊपर झुका हुआ था। देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पीठ करके गुस्से में बोलता है, यह सब करने की उम्र है क्या आपकी? आपको यह सब करते हुए शर्म नहीं आई? आप अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की के साथ ये सब कर रहे हैं। यह सुनकर वो आदमी तुरंत घबरा जाता है। वो अपने कपड़े ठीक करने लगता है। देव ये देखकर पीछे मुड़ जाता है। वो गुस्से में कहता है, मैं तो समझ रहा था कि आप बिजनेस के टूर पर बाहर गए हुए हैं, क्योंकि आप तो हर वक्त मेरे फ़ोन पर यही मैसेज करते रहते थे। पर आपने तो कभी ये भी ध्यान नहीं दिया कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, जिससे हम करप्ट भी हो सकते हैं, और आपको पता भी है हमें कितना पैसा बैंक को देना पड़ेगा। देव का गुस्सा और भी बढ़ रहा था। वह बोला, आप दादी जी की प्रॉपर्टी का ऐसे ध्यान रख रहे हैं? यह सुनकर राजेश जी से तो कुछ बोलते नहीं बन रहा था। देव बोला, मैंने आपसे जवाब मांगा है पापा, मुझे जवाब दो। यह सुनकर राजेश जी गुस्से में बोले, अगर यही बात है तो सुनो। हाँ, अगर मैं ये सब करता हूँ तो तुम्हें उससे क्या है? वह मेरी प्रॉपर्टी है जो मेरे नाम है। जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है उसका तुम जो चाहे वह कर सकते हो। मैं अब से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी पत्नी है और मुझे उसके साथ में सुकून से जीना है। और वो लड़की कोई एक लड़की नहीं है, वह मेरी पत्नी है और तुम्हारी स्टेप माँ है। देव चिल्लाया, मेरी माँ सिर्फ एक है, वह भी आपकी पहली पत्नी। अपने मुँह से ये लफ्ज़ कभी मत निकाल देना कि वह मेरी स्टेप मदर है। आपको जो करना है वह करो। मैं आपकी लाइफ में कभी दखलंदाजी नहीं करूँगा। बस आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ता हूँ, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को ऐसे भी करते हुए नहीं देख सकता और ना ही अपनी माँ की जगह किसी और औरत को दे सकता हूँ। मैं यह समझ लूँगा कि जैसे मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, वैसे ही मेरे पापा का साया भी मेरे सर से उठ चुका है। वैसे भी 1 साल से तो उठ ही गया है। आपने कभी फ़ोन करके ये पूछा है मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? इनफैक्ट
आपने तो कभी मुझे बचपन में भी इतना प्यार नहीं दिया। यह सुनकर राजेश जी कहते हैं, अच्छा, मेरी तो ये सब चीज़ें तुझे इतनी बुरी लग रही हैं, पर जो तेरा उस वेदिका के साथ चल रहा है उसका मैं क्या करूं? उस 2 टके की लड़की के आगे पीछे घूम रहे हो तुम, जिसका ना कोई स्टेटस है और ना ही कोई पहचान। यह सुनकर देव को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, वह देव ठाकुर की होने वाली पत्नी है और उसके खिलाफ मैं आपके मुंह से कुछ भी नहीं सुन सकता। समझ में आई बात? आज के बाद आप अपनी इस गंदी जुबान से मेरी बेदी का नाम भी मत लेना, वरना मैं भूल जाऊंगा आप मेरे पापा हैं। यह बोलकर वो जाने लगा। तभी राजेश जी बोले, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो देव? क्या मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं? उनकी बात सुनकर देव रुक जाता है और बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। हंसते हंसते वह अपना पेट पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है। राजेश जी एकदम हैरानी से उसको देख रहे थे। वहीं उनकी पत्नी भी वहाँ पर आ जाती है, जिसने अभी फ़िलहाल शॉर्ट्स ही पहने हुए थे, पर उसने अपने सीने पर दुपट्टा डाल लिया था। उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। देव हंसते हुए बोला, अगर आपके दिए संस्कारों पर मैं चलता तो आज मैं आपके सामने ऐसे खड़े नहीं होता और ना ही आपसे अच्छाई के लिए लड़ रहा होता। इसलिए आप संस्कारों की बात नहीं करो तो ही अच्छा है। राजेश जी उसकी बात सुनकर कुड़ जाते हैं। वह गुस्से में कहते हैं, मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद यहाँ पर कदम मत रखना। जो चीज़ तेरे नाम है सिर्फ वही तेरे हक की है, और आज के बाद अपनी यह गंदी शक्ल मुझे दिखाने के लिए मत आना, क्योंकि मैं अपनी अलग दुनिया बसा चुका हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं होता मेरी इतनी बेइज्जती करने का। चाहे तुम कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, लेकिन तुम्हारा बाप तो मैं ही हूँ। यह सुनकर देव बोला, आज से मैं आपका ये रिश्ता भी ख़त्म करता हूँ मिस्टर राजेश ठाकुर, और आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरे लिए अजनबी हैं और मैं आपके लिए। यह बोलकर वह अपने लंबे कदमों के साथ फार्म हाउस से निकल जाता है और अपनी गाड़ी को लेकर बहुत ही स्पीड से वहाँ से निकला था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि वह अपनी माँ का दर्जा किसी को नहीं देना चाहता था और आज किसी और को उसकी माँ की जगह देखकर उसके दिल में दर्द उठ रहा था, जो किसी को नज़र नहीं आ रहा था। वहीं राजेश जी सोफे पर बैठे हुए थे। वह लड़की उनके पास आई और अपने दोनों हाथों को उनके गले में डालकर बोली, क्या हुआ डार्लिंग, वो ऐसे गुस्से में क्यों चला गया? यह सुनकर राजेश जी बोले, अरे कुछ नहीं हुआ है बेबी, वह बस अपना घमंड दिखाकर यहाँ से गया है, पर कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जल्दी मेरे पैरों में आकर मुझसे माफ़ी मांगेगा। आखिर है तो मेरा बेटा ही। तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, जाता है तो जाए। यह बोलकर वह अपनी उस बीवी से चिपक गए। 2 दिन बाद देव और वेदिका कैफ़े में बैठे हुए थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उनको आकर अंकित और देव का भी ज्वाइन कर लेते हैं। देव उन दोनों के लिए भी कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। अंकित खुश होते हुए कहता है, 1 हफ्ते बाद मेरी और देवका की इंगेजमेंट है, क्योंकि हम एक दूसरे के होना चाहते हैं। सारा काम तुझे ही संभालना है और आपको आना होगा मैडम। वह वेदिका के चेहरे को देखकर बोलता है। यह सुनकर तो वेदिका खुश हो जाती है। वह कहती है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, हम ज़रूर आएंगे। आखिर सारी तैयारी तो हमें ही करनी है। हम ही हैं तुम दोनों के दोस्त, और अगर हम नहीं आएंगे तो तुम्हारी इंगेजमेंट में महफिल कौन जमाएगा? वहीं देव को अपना इंगेजमेंट कार्ड देकर कहती है, तुम्हें भी ज़रूर आना है देव, क्योंकि तुम ही हो मेरे बेस्ट फ्रेंड। तो अंकित ने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कार्ड दे दिया, अब मेरा हक बनता है मैं तुम्हें दूँ। देव खुश होते हुए उसके गले लग जाता है और उसको कांग्रेचुलेसन कहता है। फिर अंकित को वहाँ खुशी का माहौल हो गया था। काफ़ी एंजॉय करने के बाद अंकित और देवका वहाँ से चले जाते हैं और वेदिका देव को घूरने लगती है। देव इशारे से अपनी आईब्रो उठाकर कहता है, क्या हुआ? वेदिका गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड टेबल पर फेंक देती है और कहती है, अगर तुमने सबके सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो मुझे भूल जाओ, और अब की बार मैं मानने वाली भी नहीं हूँ। इस बात को 6 महीने बीत गए हैं और अब तो देखो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी सगाई करने वाली है, पर तुम एक प्रपोज नहीं कर पाए हो। यह सुनकर देव हंसने लगता है और कहता है, ये कैसी ज़बरदस्ती है बेबी, मैंने तुम्हें समझाया तो था ना, और तुम मान भी गई। अब यह बात कहाँ से उठकर आ गई? वेदिका बोली, अच्छा, तो तुम्हें इस बात पर मजाक सूझ रहा है? क्या मेरे कुछ अरमान नहीं है? देखो कैसे अंकित उसको कैसे घुमा रहा है, और एक तुम हो जो मेरे लिए समय भी नहीं निकाल पाते हो। देव कुछ कहने को हुआ, तभी वेदिका बोली,
अगर तुमने 1 हफ्ते में अपना प्यार मुझे ज़ाहिर नहीं किया तो तुम देखना। यह बोलकर वहाँ से उठकर बाहर निकल जाती है। देव को वेदिका के इस बचपने पर बहुत ही प्यार आ रहा था। वह फटाफट से पे करके देविका के पीछे निकल गया। बाहर आकर देखा उसने पार्किंग में वेदिका की स्कूटी नहीं थी, तो उसने तुरंत अपनी गाड़ी खोली और घर की तरफ मोड़ दी। वेदिका गुस्से में अपनी स्कूटी चलाए जा रही थी। देव ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। वेदिका ने अपना चेहरा घुमाकर देखा, क्योंकि देव उसको आवाज़ लगा रहा था। देव अपनी प्यार भरी आवाज़ में बोला, बेबी रुको तो सही, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। ये नाराज़ होकर जाने की क्या बात है? पर वेदिका ने उसको पूरी तरह इग्नोर कर दिया। यह देखकर देव ने अपनी गाड़ी आगे ले जाकर सड़क के बीचों बीच खड़ी कर दी थी। यह देखकर वेदिका ने अपनी स्कूटी को ब्रेक मारे और गुस्से से देव को घूरने लगी, जो अपने हाथों को अपने सीने से बांधे गाड़ी के सहारे खड़ा था। वेदिका गुस्से में बोली, यह क्या हरकत है तुम्हारी? अगर अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो उसकी भरपाई तुम करते? देव उसके पास आया। उसने वेदी की गर्दन में अपना हाथ फंसाकर अपनी तरफ उसका चेहरा कर लिया और बिना कुछ देखे सुने उसको होठों पर अपने होठ रख दिए थे और बड़ी ही गहराई से उसको छूने लगा। वेदिका तो अपनी आंखें फाड़े देव के चेहरे को देखे जा रही थी, जो अपनी आंखें बंद किए सुकून से उसको किस कर रहा था। वेदिका उससे दूर जाने के लिए छटपटाने लगी, पर कुछ देर बाद देव उससे अलग हुआ और अपने होठों को साफ करते हुए बोला, अब जहाँ तुम्हें जाना हो वहाँ जा सकती हो, क्योंकि मैंने तो अपना बदला ले लिया है। और रही बात इजहार करने की, तो वह भी बहुत जल्दी हो जाएगा, पर तुम ऐसे अपनी नाराज़गी मत दिखाओ। एक तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और उससे बात किए बगैर मैं नहीं रह सकता। यह बोलकर वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वहाँ से चला गया। वेदिका गुस्से में बड़बड़ाई, क्या ये मेरा पहला किस था? वह भी इस तरह, जिसमें ना कोई सुकून था और ना ही कोई प्यार। मुझे तो कुछ महसूस भी नहीं हुआ। इस देव के बच्चे ने मेरा पहला किस भी बर्बाद कर दिया हूँ। इसके लिए तो मैं उसको चैन से नहीं जीने दूंगी। यह बोलकर वह अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। वेदिका की नाराज़गी वैसे ही बरकरार थी, पर देव उसको मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। आज अंकित और देविका की एंगेजमेंट थी, तो दोनों वहाँ पर ही अपनी तैयारियां देख रहे थे। वेदिका ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, जो उसके खूबसूरत रंग पर और भी ज़्यादा लालिमा बिखेर रहा था। वहीं देव ने उसके मैचिंग ग्रीन कलर का 3 पीस पहना हुआ था, जो उसके मजबूत बदन पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वहाँ पर खड़ी लड़कियों की नज़र तो उससे हट ही नहीं रही थी। देव जैसे ही वेदिका के पास जाने की कोशिश करता है, वेदिका वहाँ से दूर हट जाती है और अपने किसी काम में लग जाती है या फिर किसी से बात करने। यह देखकर देव बहुत ही चिढ़ रहा था। इसी चीज़ के चलते चलते एंगेजमेंट होने का समय आ गया था। अंकित की मम्मी वेदिका को बुलाया और बोली, बेटा जाओ सगाई की अंगूठियाँ लेकर आओ, मुहूर्त निकल रहा है। वेदिका थाली लेने चली जाती है। देव बोला, अरे ऐसे कैसे आंटी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड को अंगूठी पहना देगा? उसके लिए तो पहले इसको अच्छा सा डांस करना होगा। यह हमारी दुल्हन की डिमांड है। यह सुनकर अंकित बोला, अच्छा तो ठीक है, मैं डांस करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके साथ साथ तुम्हें भी डांस करना होगा, तभी मैं डांस करके दिखाऊंगा, और साथ में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को भी। देव बोला, अच्छा तो मेरा डांस पार्टनर कौन होगा? यह सुनकर अंकित बोला, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। देव बोला, पर वो तो नज़र नहीं आ रही। यह सुनकर अंकित बोला, अबे सामने देख, वह चली आ रही है। तुझे शायद दिखना बंद हो गया है। देव बोला, ठीक है, मैं रेडी हूँ, पर गाना मेरी पसंद का होगा। अंकित को इससे कोई परहेज नहीं था। अंकित ने देवका का हाथ पकड़ा और वहीं फ्लोर के बीचों बीच उसको ले आया। देवका को शर्म आ रही थी, पर वह बहुत ही खुश थी कि अंकित जैसा लड़का उसका लाइफ पार्टनर बना है, जो बहुत ही एक्सप्रेसिव हो और अपना प्यार खुलकर दिखा रहा है। तभी गाना शुरू हो गया। अंकित देवका के कंधे पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींच लेता है और लिपसिंग करके कहता है, तुझको ही तुझको ही तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, हाय तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कुंवारा मर जाऊंगा। वहीं देव, जो अब तक स्टेज पर खड़ा था, वह देवका का हाथ पकड़कर बीचों बीच आ जाता है और वेदिका को देखकर कहता है, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कुंवारा मर जाऊंगा। वेदिका अपना हाथ छुड़ा लेती है और गुस्से से उससे दूर हो जाती है और कहती है, जाके जोगन बन जाऊंगी, संग तेरे ना आऊंगी, सबसे मैं ये कह जाऊंगी, तुझको न दूल्हा बनाऊंगी।
वहीं देवका भी अंकित के हाथ को झटक कर कहती है और अपनी कमर को मटकाते हुए वेदिका के पास आ जाती है। तुझको न दूल्हा बनाऊंगी चाहे कुंवारी मर जाऊंगी, तुझको न दूल्हा बनाऊंगी चाहे कुंवारी मर जाऊंगी। देव और अंकित आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जिस पर वेदिका और देवका को हंसी आ जाती है। तेरे लिए लाऊंगा बिंदिया चांद सितारों की, हाँ तेरे लिए लाऊंगा बिंदिया चांद सितारों की, पहनाऊंगा चुनर मैं तुझको नई बहारों की। वो हंसते हुए अपना हाथ हिलाकर आगे का स्टेप करते हुए उनका जवाब देती हैं। अरे जा रे कंवारे, मुझ पे डोरे डाल न तू, ऐसे मेरे आगे पीछे फिरते हैं तेरे जैसे। देव गुस्से से वेदिका के पास जाकर उसको कमर से पकड़कर खींच लेता है और आगे की लाइन गाता है। नखरे ना कर दीवानी, अब मान भी जाओ रानी, ना बनेगी तेरी कहानी, चल छोड़ दे ये मनमानी। अंकित ने अपने हाथ में सगाई की अंगूठी पहनी हुई थी। वो उसके हाथ में वो डायमंड रिंग देते हुए कहता है, तुझको ही छल्ला पहनाऊंगा, हाँ तुझको ही छल्ला पहनाऊंगा, वरना कंवारा मर जाऊंगा। जिस पर देवका उसका छल्ला उसको ही पकड़ा देती है और वहाँ से दूर जाते हुए कहती है, जाके जोगन बन जाऊंगी, संग तेरे ना मैं आऊंगी। सबसे मैं ये कह जाऊंगी, तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी चाहे कुंवारी मर जाऊंगी। वेदिका देवका के पास आकर आगे की लाइन्स गाते हुए कहती है, शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, अरे शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, चार दीवारों में घुट घुट कर मुझे नहीं मरना। देव देवका के पास जाकर वेदिका को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसको बीचों बीच लाकर आगे की लाइन गाते हुए कहता है, वही सेम स्टेप अंकित का था। खुली हवाओं की मैं तुझको सैर कराऊंगा, हनीमून में लंदन पेरिस तुझे घुमाऊंगा। दोनों अपने पैर चलाते हुए आगे उनका जवाब देती हैं। चिकनी चिकनी बातों में आऊँ ना, तेरे हाथों में मुझको जो ठुकराएगी, तू बाद में पछताएगी। जिस पर अंकित और देव उनको नीचे उतार देते हैं। वो वहाँ से आगे का डांस स्टेप करते हुए कहती हैं, न सेज तेरी सजाऊंगी, हाँ न सेज तेरी सजाऊंगी, चाहे कुंवारी मर जाऊंगी। अंकित और देव उदास होकर कहते हैं, बिन तेरे न जी पाऊंगा, बिन तेरे न जी पाऊंगा, सबसे मैं ये कह जाऊंगा, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। अंकित उदास सा वहीं बैठ जाता है। वहीं यही हाल देव का था। वो आगे की लाइन गाते हैं, ओ ये जिद छोड़ दे, नाता जोड़ दे, रब का नाम ले, दामन थाम ले, मान भी ले तू मेरा कहना। वेदिका और देवका आगे की लाइन गाते हैं, साथ तेरे नहीं मुझको रहना। अंकित देवका के पास आकर कहता है, कब डोली बारात में लाऊं। देवका अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, कैसे तुझको मैं समझाऊं। देव आगे आकर वेदिका से कहता है, क्या तूने ये सोच लिया है। वेदिका अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ मैंने ये सोच लिया है। अंकित गुस्से में सबसे कहता है, जिसे देखकर देवका को हंसी आ रही थी, यारो जहर की पुड़िया लाओ। देवका आगे अपना सिर पीटते हुए कहती है, ये पागल है इसे बचाओ। अंकित कुर्सी पर चढ़ते हुए कहता है, वो खुद को गिराने की एक्टिंग करता है, तेरे बिना मुझको नहीं जीना। देवका नामे सिर हिलाते हुए कहती है, करना ऐसी खता कभी ना। अंकित एक्टिंग करते हुए आगे की लाइन्स गाता है, मुझको अब ये जहर है पीना। देवका अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, जख्मी दिल मुझको नहीं सीना। अंकित दर्द का नाटक करते हुए आगे कहता है, छोड़ के दुनिया चला मैं, छोड़ के दुनिया चला मैं चला, छोड़ के दुनिया चला मैं चला। बाकी लोग चिल्लाते हुए, लगता इसकी जान गई रे, लगता इसकी जान गई रे, लगता इसकी जान गई रे। देवका आगे कहते हुए, इसको कहो मैं मान गई रे, इसे कहो मैं मान गई रे, इसे कहो मैं मान गई रे। ये कहकर वो अंकित के गले लग जाती है। वहीं देव नाराज सा वहाँ से दूर जाने लगता है। तभी वेदिका अपना हाथ आगे करते हुए अपनी कमर को चलाते हुए देव की तरफ आते हुए कहती है, ओ लो मैं मान गई, हाँ मैं मान गई, तेरे प्यार को मैं पहचान गई, तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी, हाँ तुझसे ही शादी रचाऊंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी, तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। देव खुश होकर उसके गले लग जाता है। आज इनडायरेक्टली देव ने अपने प्यार का इजहार सबके सामने कर दिया था और वेदिका ने भी उसके इजहार का जवाब उसी तरीके से दिया था, जिससे वेदिका को भी बहुत खुशी हो रही थी।
उसके तो ज़मीन पर पैर नहीं पड़ रहे थे। देविका की मम्मी बोली, बेटा अब तो सगाई कर लो, बहुत समय भी बीता जा रहा है, वरना फिर किसी और दिन तुम्हारी सगाई करनी होगी। यह सुनकर अंकित झट से कहता है, अरे नहीं नहीं मम्मी, मुहूर्त नहीं बीतेगा, मैं तो अभी सगाई कर लूँगा। यह बोलकर वो झट से देविका के हाथ से अंगूठी खींचकर उसकी उंगली में डाल देता है। सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। वहीं देव और वेदिका की हंसी छूट गई। वेदिका हंसते हुए बोली, अरे सब्र तो कर ले, मैं भागी नहीं जा रही है कहीं, उसकी उंगली ना तोड़ दे। फिर वेदिका प्लेट लेने चली गई जहाँ पर अंकित के लिए सगाई की अंगूठी रखी हुई थी। उसने देविका को अंगूठी पकड़ा दी तो देविका ने भी आराम से अंकित की उंगली में अंगूठी पहना दी। अंकित ने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। एक बार फिर वहाँ पर सभी लोग ठाके मारकर हंसने लगे। इसी के साथ दिन बीत रहे थे। चलते चलते पूरा कॉलेज बीत जाता है। अब वह इंटर्नशिप के लिए बाहर गए हुए थे, पर देव ने अपना ऑफिस सही अच्छे से संभाल लिया था। उसको तो कोई ज़रूरत नहीं थी और वह ऊंचाई छू रहा था। हर जगह ही उसकी बिजनेस के चर्चे हो रहे थे। देविका ने भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज करने के लिए, क्योंकि सभी को लगभग पता ही चल गया था इस बारे में। पर उसके मन में इच्छा दबी की दबी रह गई थी। वह भी अच्छा कर रही थी। देव ने कहा था उसके बाद वह उसके लिए अलग ब्रांच खुलवा देगा जिसमें वह काम कर सके और अपनी पहचान बना सके। 3 साल बाद मंडप सजा हुआ था। गोल्डन कलर की शेरवानी पहने देव वेदिका का मंडप में इंतजार कर रहा था। उसका इंतजार पूरा हुआ जब वेदिका लाल जोड़े में लिपटी हुई उसके करीब आकर बैठ गई। उसको देव झुककर बोला, बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम मेरे ख्वाबों की मलका। यह सुनकर वेदिका मुस्कुरा दी। गठबंधन होने के बाद पंडित जी ने फेरे लेने के लिए कहा। देव ने वेदिका का हाथ पकड़कर सातों फेरे लिए और उसको 7 वचन दिए। उसके बाद पंडित जी ने मांग भरने के लिए कहा तो देव बोला, उससे पहले मैं अपनी वेदिका को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहता हूँ। मुझे पता है वह आधी मेरी हो गई है और उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, पर उसकी इच्छा का मान रखना मेरा धर्म है और मैंने अभी इसके लिए वचन भी दिया है, तो उससे पहले मैं उसको दिया हुआ वचन निभाना चाहूँगा। यह बोलकर वो वेदिका को सबके बीच ले आया और उसको देखकर बोला, बेदी, मुझे पता ही नहीं चला कब तुझसे प्यार हो गया, कब वह छोटी सी वेदिका मेरी ज़िंदगी बन गई। ये चीज़ें मैं कभी अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता, पर इससे भी ज़्यादा मैंने बड़ा सपना देखा था तुम्हारे कामयाब होने का, जो तुम्हें मेरे लिए हर सवाल में पूरा करना था। और उसके चलते मैं तुम्हें कितना दुख देता गया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैंने न जाने क्या कुछ नहीं बोला, पर मैं अब उसे दुख को दूर करना चाहता हूँ और तुम्हें सुकून की ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं आज ही सबके सामने कबूल करता हूँ, मैं देव ठाकुर वेदिका से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरी अर्धांगिनी बन गई है, और उसको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। यह बोलकर वो देविका के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने सामने एक डायमंड की रिंग निकाल कर कहता है, तुझे पता है यह मैंने कब ली थी? जब तुझे यह भी नहीं पता था कि प्यार का मतलब क्या होता है। तू सिर्फ मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी और किसी से शेयर भी नहीं करना चाहती थी। पर मैंने जब से तुझे देखा सिर्फ तुझे ही महसूस किया, और कुछ भी चीज़ लेने जाता तो वह चीज़ें तेरे लिए भी मैं सबसे पहले ख़रीदता था, और तब मैंने यह पहली अंगूठी खरीदी थी। वेदिका ने जब उस अंगूठी को देखा तो वह अंगूठी सच में बहुत छोटी थी, जो कि उसकी छोटी उंगली में भी नहीं आ सकती थी। फिर देव ने दूसरी अंगूठी निकाली और उसके सामने दिखाकर बोला, ये मैंने जब खरीदी जब मैं खुद काबिल बना, और अपनी पहली कमाई से तेरे लिए मैंने पहला गिफ्ट खरीदा। मैं देव ठाकुर तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कबूल करती हो अपनी ज़िंदगी में? वेदिका, जो उसका कन्फेक्शन सुनकर सबके सामने खड़ी खड़ी रो रही थी, उसकी आखिरी लाइन सुनकर वह हाँ में गर्दन हिला देती है और अपनी 5 उंगलियां उसके सामने कर देती है। देव रिंग फिंगर में उसको रिंग पहना देता है और उसके हाथ को चूम लेता है। दूर खड़े वेदिका के मम्मी पापा की आंखों में आंसू थे। उनको यकीन हो गया था कि देव से ज़्यादा वेदिका को प्यार कोई नहीं कर सकता। वेदिका के पापा ने कंचन जी को अपनी बाहों में ले लिया और बोले, मैंने अपनी बेटी के लिए सही जीवन साथी चुना है, जो उसका हमसे भी बढ़कर ख्याल रखेगा। देव बोला, जान अब उठ जाऊं? अगर आपकी कोई इच्छा हो तो अभी भी बता दो, मैं वह भी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, पर अपनी इच्छाओं को मन में मत रखना। वेदिका रोते हुए बोली,
अभी तो तुमने मेरे गले में अपने नाम का मंगलसूत्र नहीं डाला है और ना ही मेरी मांग में अपना सिंदूर। यह सुनकर देव तुरंत उठ जाता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है। फिर उसको मंडप तक लेकर आता है और पंडित जी से लेकर मंगलसूत्र उसके गले में बांध देता है और सिंदूर से उसकी मांग भर देता है। उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लेता है और अपने माथे से उसका माथा टिका लेता है और कहता है, और कुछ जान। बेदका ने खुशी से अपनी गर्दन नामे हिला दी और उसके गले लग जाती है। अगर कंचन जी उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती तो वह दोनों वैसे ही एक दूसरे से लिपटे रहते। वेदिका को कंचन जी रूम में ले जाती हैं ताकि वह थोड़ा रेस्ट कर सके और देव को दूसरे रूम में भेज देती हैं। उसके बाद शुरू होनी थी विदाई, जो कि बहुत ही मुश्किल पल था, पर वह तो करना ही था। जब यह वक्त शुरू हुआ तो वेदिका की मम्मी पापा ने वेदिका का हाथ देव के हाथ में रख दिया और बोले, हमें पता है तुम हमारी बेटी को किसी हीरे की जैसे संभाल कर रखोगे, इसलिए तुमसे कोई भी हिदायत देना अच्छा नहीं है। बस इतना ही कहूँगा, दोनों साथ में खुश रहना। देव ने वेदिका को अपने सीने से लगा लिया और बोला, बिल्कुल मम्मी पापा। और यह बोलने के बाद वह वेदिका को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बैठा देता है और दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए ठाकुर मेंशन की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही नशीली रातें उनका इंतज़ार कर रही थीं। दी एंड।